हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की पुस्तिका का आर्थिक विकास की समझ, इस पुस्तिका का पाठ 3 मुद्रा एवं साख का अध्ययन विस्तृत रूप से करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतियोगी परीक्षा हो या कक्षा 10 की परीक्षाएं हो, उसके लिए सामाजिक विज्ञान की आर्थिक विकास की समझ इस पुस्तिका का महत्व बढ़ जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु एनसीईआरटी का पुस्तिका का महत्व ही अत्यधिक होता है। इसलिए मैं एनसीईआरटी की सभी पुस्तकों के ऊपर वीडियो लेक्चर्स लाऊंगा जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। तो तुरंत ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटी बजा दें। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम चालू करते हैं अपना पाठ मुद्रा एवं साख। इससे पहले के दो पाठ विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ये मैंने इन पर पहले ही ऑडियो लेक्चर्स बना चुके हैं जो आप मेरी चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, अर्थशास्त्र इस विषय की मैं आपको परिभाषा देना चाहता हूँ। अर्थशास्त्र ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ एवं शास्त्र। अर्थ माने होता है पैसा, धन, मिल्कत। इन सब का अध्ययन जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, उस शास्त्र को, उस शिक्षा शाखा को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। जिसका यह तीसरा पाठ मुद्रा एवं साख। कक्षा 10 में आपको अर्थशास्त्र का बेसिक सीखना है और बेसिक के लिए हम एनसीईआरटी पुस्तकों पर ज़्यादा निर्भर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुद्रा एवं साख। मुद्रा क्या होती है? कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं, कोई वस्तु आप बेचते हैं, तो एक माध्यम द्वारा ये किया जाता है, तो उस माध्यम को हम मुद्रा कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली। इस प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का लेन देन होता है। यदि किसी भी देश में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का आदान प्रदान हो तो इसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहेंगे। मुद्रा के बिना उपयोग की गई प्रणाली को। और आगे हम समझते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, इसमें क्या होता है? विनिमय में दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज खरीदने और बेचने पर सहमत होते हैं, परंतु विनिमय प्रणाली की आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना आवश्यक है। जैसे कि मान लीजिए एक देश है जो हमसे कृषि उत्पाद खरीदता है और हम उनसे लोहा उत्पाद खरीदते हैं, लोहे के उत्पाद खरीदते हैं, तो इसमें दोहरा संयोग होना आवश्यक है, वरना फिर ये व्यापार का कोई मतलब नहीं रहता। अगर एक पक्षीय व्यापार होगा तो कोई भी देश लाभान्वित नहीं होगा और वो आपसे व्यापार ही नहीं करना चाहेगा। विनिमय का माध्यम। मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? मुद्रा को। किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है, जैसे कि भारत की मुद्रा है रुपया, अमेरिका की मुद्रा है डॉलर। इस तरह वहाँ की सरकारें ही मुद्रा को प्राधिकृत करती है, यानी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करती है कि हमारी मुद्रा है। और मुद्रा को बीच में रख के ही व्यापार किया जाता है। तो मुद्रा के प्रयोग के विषय में जानते हैं। मुद्रा का प्रयोग चीजें खरीदने तथा बेचने के लिए किया जाता है। मुद्रा का प्रयोग विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है। वकील से परामर्श लेने या डॉक्टर की सलाह लेने इत्यादि में, यानी विभिन्न सेवाओं में मुद्रा का प्रयोग होता है। खरीदने बेचने में भी होता है। मुद्रा की सहायता से कोई अपनी चीज़ें भी बेच सकता है और हम दूसरों से चीज़ें भी खरीद सकते हैं, यानी मुद्रा को एक उपभुक्त माध्यम बनाया जाता है। इसी प्रकार मुद्रा से सेवाओं का लेन देन भी कर सकता है। मुद्रा भुगतान करने में बड़ी आसानी रहती है। प्राचीन काल में लोग जब कुछ खरीदते थे तो उसके अलावा भी कोई सामान देते थे, परंतु यदि दूसरे व्यक्ति को उस सामान की आवश्यकता नहीं तो व्यापार का विनिमय संभव ही नहीं होता था। इसलिए एक मुद्रा का अस्तित्व होना आवश्यक था कि एक ऐसी वस्तु जिसे सब चाहते हैं और सब उसको अपना माध्यम बनाकर व्यापार करने के लिए स्वीकृत हो जाते हैं। लोग बैंकों में अतिरिक्त नकद अपने नाम से खाता खोलकर जमा करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। खातों में जमा धन मांग के जरिए निकाला जा सकता है, जिसे मांग जमा कहा जाता है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक के किसी भी खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। बैंकों में ऋण संबंधी गतिविधियां। भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा अपने पास रखते हैं। 15% अपने हिस्सा अपने पास रखते हैं
इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकलने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का मुख्य स्रोत है। ये याद रखिएगा, ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की जो आय होती है वो किससे होती है? आप पैसा जमा करते हैं, वो एक दूसरे को लोन देती है और उसका ब्याज खाती है, तो इसी से तो कमाते हैं बैंक लोग, और कुछ नहीं होता भाई दोस्तों लोग। ऋण की शर्तें पे हम समझते हैं। ब्याज की दर होती है एक समर्थक ऋणाधार। आपके साथ कोई समर्थक होना चाहिए कि हाँ ये ऋण वापस लौटा देंगे। आवश्यक कागजात भी आपके पास होने चाहिए। भुगतान के तरीके भी आपको वहाँ सुनिश्चित करने पड़ते हैं जब आप लेने जाते हैं बैंक से लोन। विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं में ऋण की शर्तें अलग अलग है। सरकारी बैंक में अलग है, प्राइवेट बैंक में अलग है। विभिन्न बैंकों में ऋण के नियम भी भिन्न भिन्न होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। इसका कार्य क्या है? केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी और नोट जारी करता है। देखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए कि नहीं। समय समय पर बैंकों से यह जानकारी लेता है कि कितना और किनको किस ब्याज पर ऋण दे रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य आपसे कई बार पूछे जा सकते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में साख, इस विषय में हम समझेंगे। साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि ऋण उपलब्ध कराते हैं। ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। ऋणदाता ऐच्छिक दरों पर ऋण देते हैं, नाजायज तरीकों से अपना ऋण वापस लेते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र यानी सरकार के नियंत्रण में ना हो ऐसे क्षेत्रों को हम अनौपचारिक क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में कई 10%, कभी 12% पे ब्याज मिलता है, और जो ब्याज देने वाले होते हैं वे भी अपनी मर्जी से ब्याज वसूलते हैं। इसे ये एक व्यापार की तरह हो गया है आज के वर्तमान युग में। चलिए अब अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ प्रश्नों की विशेष हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या किस तरह सुलझाती है? मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है? चेक क्या है? चेक द्वारा भुगतान कैसे किया जाता है? उदाहरण देकर समझाइए। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंक की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है? ये जरूरी क्यों है? लोग अनौपचारिक क्षेत्र से अधिक ऋण क्यों लेते हैं? इस विषय प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। मुद्रा वस्तु और सेवाओं के विनिमय के लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध होती है। आप मुद्रा द्वारा बाजार से जो खरीदना चाहते हैं, जैसे कपड़ा, बर्तन, जूते आदि, आसानी से खरीद सकते हैं। आप मुद्रा द्वारा किसी भी कारीगर से, चाहे वह बढ़ई हो, लोहार हो, मकान बनाने वाला मिस्त्री हो, दीवारों पे रंग करने वाला पेंटर हो, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार काम ले सकते हैं। मुद्रा आपको आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या से भी बचाती है। इससे काफ़ी सरदर्द आपका कम हो जाता है। फर्स्ट करो, एक जूता बेचने वाला गेहूं खरीदना चाहता है। पहले तो उसे जूता खरीदने वाला व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा और फिर उसे देखना पड़ेगा कि ऐसा व्यक्ति कहाँ है जो एक तरफ जूता खरीदना चाहता हो, दूसरी तरफ गेहूं भेजना चाहता हो। इस प्रकार इस लेन देन के संयोगों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु जो जूता खरीदने वाला व्यक्ति ढूंढा जाए और दूसरे वह जो गेहूं बेचने के लिए तैयार हो, परंतु मुद्रा के प्रयोग से जूता बनाने वाला किसी को भी अपना जूता बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता हो। इस मुद्रा से जहां चाहे वह गेहूं खरीद सकता है। ऐसे में मुद्रा दोहरे संयोग की समस्या पैदा नहीं होगी। वे मुद्रा का प्रयोग अपने आप ही हल हो जाएगी। चेक कागज का एक ऐसा टुकड़ा होता है जो जन जन के भुगतान का आदेश देता है। चेक लिखने वाला व्यक्ति, जिसे निर्माता कहते हैं, उसका आमतौर पर एक जमा खाता होता है जहां उसका धन जमा होता है। चेक करता चेक पर धनराशि, दिनांक, आदाता सहित कई विवरण लिखता है। यह आदेश देते हुए हस्ताक्षर करता है कि उल्लिखित धनराशि को इस व्यक्ति या कंपनी को उनके बैंक द्वारा भुगतान किया जाए। इसलिए चेक एक महत्वपूर्ण सेवा है। रिजर्व बैंक के औपचारिक स्रोतों को कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। बैंक औपचारिक का मुख्य स्रोत है, इसलिए रिजर्व बैंक उन पर अनेक ढंगों से नजर रखता है। रिजर्व बैंक का मुख्यतः कार्य जो सरकारी बैंक है उन पे कठिन नजर रखना है, जिससे किसी भी ऋणदाता के साथ अन्याय न हो। तो आज हमने मुद्रा एवं साख पाठ को अच्छी तरह से समझा। हम मिलेंगे अगले पाठ में आपके साथ अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान का अगला पाठ लेकर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।